न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल का मतलब होता है जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतनी नेगेटिव चार्ज होंगे। जब आप कहते हो कंडक्टर के पास खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो क्या खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज हो गया? ना, खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्री है और उतने ही आयन फिक्स्ड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज फिक्स होते हैं। नेट चार्ज इसका क्या होता है? जीरो। जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हो तो यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल बोलना गलत है, मैं मानता हूं, ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल, बी प्रिसाइज, लेकिन हम मान लेते हैं ऐसा, लोअर पोटेंशियल तो नेगेटिव मान लेते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन पे ये पॉजिटिव चार्ज आगे फोर्स लगाएगा और ये नेगेटिव चार्ज आगे ही धक्का देगा, तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भागेगा। तो अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन जितना पर सेकंड निकल के बाहर आया उतना ही घूम के पर सेकंड अंदर जाएगा। मतलब तुम कह सकते हो कि सर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई क्या? ना, स्टेडी स्टेट के कंडीशन में जब करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा होगा तो जितना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहां से बाहर निकला है उतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड अंदर जाएंगे। मतलब जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा होता है तो इस बैटरी की वजह से अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन चूंकि वो वायर न्यूट्रल है तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। आउटसाइड ऑफ वायर, वायर के बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो सर? चार्ज है ना? अरे रामलाल सुन मेरी बात, नेट चार्ज क्या है? जीरो। अगर नेट चार्ज जीरो हो तो चार्ज मोशन में हो या रेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा बाहर में। हाँ, अंदर बोल सकते हो इनसाइड वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना? तभी तो करंट फ्लो कर रहा है। अगर चार्ज डायरेक्शनल मोशन में है तो पक्की बात इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तभी तो उस पर फोर्स लग के बाहर गया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां? वायर के अंदर, लेकिन वायर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये बड़ा ही बढ़िया स्टेटमेंट था। तो और स्टेट चाचा ने कहा कि मैं इसको प्रूव करूंगा, तो लग रहा होगा इसमें प्रूफ क्या करना क्यों नहीं है भाई? ये थ्योरेटिकल चीजें जो पढ़ी एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई करो। तुम करो तो कैसे करोगे बताओ? सोच कैसे करेगा इसको वेरीफाई कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? इसको वेरीफाई कैसे करेगा बोल? आ गया बात पे? तो चचा के पास चलते हैं। चचा ने क्या कहा उसको ध्यान से सुनते हैं। चचा ने कहा कि बताओ क्या करना है? तो बाहर में प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो चचा ने कहा इट्स वेरी सिंपल, एक लो पॉजिटिव चार्ज और उसको रेस्ट में रख दो। एक पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज लो, उसको रेस्ट में रख दो, और रेस्ट में रखे हुए चार्ज पे अगर फोर्स नहीं लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, और फोर्स होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि रेस्ट में जो चार्ज लगा है तो बाहर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो F इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई। तो जब मैंने चार्ज रखा तो फोर्स लगता तो ये चार्ज मूव करता, लेकिन मूव नहीं करा। चार्ज को जहां रखा रेस्ट में ही रह गया, उस पर फोर्स जीरो लग रहा था। चार्ज की वैल्यू तो जीरो है नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इससे प्रूफ हो गया कि रेस्ट में रखा हुआ चार्ज यहां से थोड़ा सा भी रत्ती पर मूव नहीं करा, तो इसमें लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। चचा ने कहा लो प्रूफ हो गया। और चचा कहते और करूं? समझ आएगी? और करूं? तो बच्चे कहते सर चचा और करो। तो चचा कहते सुनो, एक प्लस क्यू चार्ज लो और इसको फेंक दो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हमने पढ़ा था, देखिए ध्यान से, मान लो क्यू चार्ज को तुम वी वेलोसिटी से फेंक देते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा आगे क्यू और इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगा। या अगर आप परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकते हो वी वेलोसिटी से, तो इसका पाथ पैराबोला होगा, डिफ्लेक्ट होगा। पाथ कैसा होगा? पैराबोला होगा। तो यहां पे चचा ने बोला, सीधा बोला, फेंका और कहा कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, हाँ क्यों? क्योंकि रेस्ट में रखे हुए चार्ज पे फोर्स जीरो लगा। F इज इक्वल टू Q होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था इसलिए फोर्स जीरो लगा, बात खत्म। अब चचा ने बोला कि इसको मैं सीधा फेंकूंगा, देखना सीधा जाएगा। चचा ने चार्ज को सीधा फेंका, चार्ज इधर गया। चचा घबरा गए, चार्ज ऊपर कैसे गया? चचा ने चार्ज को लिया और चचा ने चार्ज को नीचे फेंका, चार्ज नीचे नहीं गया, सीधा नहीं गया, ऐसे गया। बच्चों ने पूछा ओ चचा क्या था ये? तो चचा कहते हैं मुझे नहीं आया। चचा खुद ही घबरा गए, यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो सच में जीरो है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को ना इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज रेस्ट में है कि मूविंग है। रेस्ट में होगा तो भी क्यू ही लगाएगा, मूविंग होगा तो भी क्यू ही लगाएगा। जब चार्ज रेस्ट में था तो कोई फोर्स नहीं लगा था, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं तो इसको फेंकने से डेविएट क्यों हुआ? तो चचा कहते मैं कंफ्यूज हो गया, कल बताऊंगा, छोड़ आज कल बताऊंगा यार, गड़बड़ हो गया यार, समझ नहीं आ रहा। चचा कहते बच्चों घर जाओ कल बताऊंगा। चचा घर गए,
और खूब एक्सपेरिमेंट किया। एक वायर ऐसे लिया, चार्ज को ऐसे फेंका, चार्ज को ऐसे फेंका, खूब चार्ज को फेंका, लेकिन चाचा को समझ नहीं आया कि चार्ज कैसे गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब चाचा चार्ज को रेस्ट में रखते तो फिर से फोर्स जीरो लगता। तो जब चार्ज रेस्ट में है तो फोर्स जीरो लग रहा है, मतलब पक्की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो चार्ज को थ्रो करने से उस पर फोर्स क्यों लग रहा? काफी परेशान रहे चाचा। फिर चाचा ने चार्ज को ना एक मैग्नेट रख के उसके पास फेंका, तो चार्ज का डिविएशन एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा करंट कैरिंग वायर के पास था। तो चाचा को लगा, अरे यार ऐसा लगता है कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। तो चाचा ने क्या किया, एक मैग्नेट लाया और करंट कैरिंग वायर के पास रख के, है ना, उसको रख के ऐसे हिला दिया। तो ये मैग्नेट एक मोनोपोल तो नहीं होता, डाइपोल होता है, और डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे, मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम के लॉन्ग ऑसिलेट करता है। तो जैसे ही चाचा ने मैग्नेट को रख के यहाँ पे छोड़ा, ऐसे करके छोड़ा, मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा, देखो ऑसिलेट कर रहा है। तो चाचा ने बोला, अरे यार करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जैसा मैग्नेट करता है ठीक वैसा। हाँ, मतलब ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी। आज आपके लिए नहीं होगा, लेकिन 200 साल पहले ये मतलब भगवान को देखने से कम नहीं था कि साहब एक मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो समझ आता है, एक करंट कैरिंग के बाहर, करंट कैरिंग वायर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक करंट कैरिंग वायर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। पूछा जाएगा वे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा एक मैग्नेट के आसपास होता है, बार मैग्नेट के आसपास होता है, वैसा ही फील्ड बनता है। गजब ही आश्चर्य की बात थी। चाचा ने फिर बच्चों को बुलाया, बच्चों देखो ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सच में नहीं है, लेकिन यहां पे करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा। बच्चों ने पूछा, अच्छा तो चाचा कितना हो रहा? फिर चाचा फंस गए, कितना हो रहा ये तो चाचा ने सोचा ही नहीं था। चाचा ने तो ये प्रूव किया कि होगा, लेकिन कितना होगा ये कैलकुलेट नहीं कर पाए। और चाचा ने फिर कोशिश करी, इनको सक्सेस नहीं मिला। तो एक साइंटिस्ट है बायर्ट सेवार्ट, दो साइंटिस्ट है, एक नहीं है, बायर्ट सेवार्ट, दो लोग थे शायद ये, है ना। तो दो लोगों ने मिलके किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आर डिस्टेंस पे, मान लीजिए यहां से आर डिस्टेंस पे, वो कैलकुलेट करा। और कैलकुलेट करते समय उन्होंने हिंट लिया, या समझ कह सकते हो कि प्रेरणा लिया न्यूटन से और कूलम से। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, दो पॉइंट मास के बीच में जो फोर्स लगता है, मतलब पॉइंट मास। कूलम लॉ क्या कहता है, पॉइंट चार्ज। कूलम लॉ ये नहीं कहता है कि एक रॉड और पॉइंट चार्ज के बीच में मैं फोर्स लिख सकता हूं। कूलम लॉ, कूलम्स की ना औकात नहीं थी। अरे गलत बोल रहे हो सर, कूलम साहब के बारे के औकात के बारे में बात कर रहे हो? हाँ कर रहा हूं, जो नहीं थी तो नहीं थी। समझ इस बात को, कंसेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूं, मेरी शौक नहीं है किसी की बेइज्जती करना। तुम्हारा भी तो बेइज्जती करता हूं मैं, बुरा मानते हो क्या? मैंने तुम्हें ब्यूटीफुल नहीं बोला, बुरा मान गया क्या? मैंने तुम्हें खूबसूरत नहीं बोला, बुरा मान गया क्या? मान ले, क्या कर लेगा? मान ले। रामलाल शक्ल देखिए अपनी, ब्यूटीफुल। सुने यहाँ पे कहा तो आर डिस्टेंस पे जो दो चार्ज के बीच में आर डिस्टेंस पे जब हम फोर्स लिखते हैं तो कूलम्स की औकात नहीं है कि लाइन चार्ज और पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लिख दे। न्यूटन की औकात नहीं है कि मेरे और इस मार्कर के बीच में फोर्स निकाल दे। वो तो न्यूटन की ही एक और औकात थी जिन्होंने इंटीग्रेशन लिखा था। न्यूटन ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वेंशन किया था ना, मैथमेटिशियन भी थे वो। तो उन्होंने क्या कहा कि जो लॉज होता है ना, ये हमेशा छोटे एलिमेंट के लिए सही होते हैं। तो कूलम्स लॉ भी छोटा एलिमेंट के लिए था एंड न्यूटन्स लॉ भी छोटा एलिमेंट के लिए था। तो यहां से बायर्ट सेवार्ट लॉ भी एक करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड नहीं बताता। वो कहते हैं कि किसी भी तरह का करंट कैरिंग वायर हो, चाहे वो कद्दू जैसा हो या बैगन जैसा हो, है ना, उसका एकदम छोटा एलिमेंट लेंगे अपन, एकदम ही छोटा, एकदम छोटू सा, एकदम छोटू सा डीएल एलिमेंट लेंगे, और ऐसे करंट फ्लो कर रहा आई, तो ये हो जाएगा एलिमेंट आइडियल। इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। क्या करेंगे? इस छोटे से आइडियल एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे डीबी लिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड आइडियल के प्रोपोर्शनल होगा, हाँ होगा, और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एलिमेंट से जितना ज्यादा दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो देखना आई इंटू डीएल बटा आर स्क्वायर। अब यहां से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो डीवी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल
क्रॉस आर कैप बटा आर स्क्वायर। चलिए क्रॉस क्यों लगा दिया आपने? क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि असल में जो मैग्नेटिक फील्ड हम लिख रहे हैं वो एक वेक्टर है। हाँ सर, वेक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में तो क्रॉस नहीं लगाया था आपने। रुक तो सही, सबर तो कर। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता था, एक चार्ज की वजह से। चार्ज क्या होता था? स्केलर, है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, स्केलर। तुम कहते थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है और वो एक स्केलर सोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज की वजह से स्केलर होता है, चार्ज स्केलर है। स्केलर सोर्स की वजह से आर डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन सेंट्रल नेचर होने की वजह से इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहां पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं वो आईडीएल को अपन वेक्टर मानते हैं। आईडीएल छोटा सा करंट एलिमेंट है आईडीएल, और वो हमेशा करंट की डायरेक्शन होता है। इधर होगा आईडीएल, तो इधर आईडीएल और आर पोजीशन वेक्टर जहां पे आपको करंट निकालना है, ये हो गया पोजीशन वेक्टर जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सॉरी, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो है आर वेक्टर, और जिसके वजह से निकालना है वो छोटा सा करंट एलिमेंट है आईडीएल। इसके बीच में अगर एंगल बन रहा थीटा, तो थीटा पे भी डिपेंड करता है। और थीटा पे डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लिखते हैं, जैसे टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ये थीटा पे डिपेंडेंट है। टॉर्क थीटा पे कैसे डिपेंडेंट है? तो फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल जो होता है उस पर टॉर्क डिपेंड करता है। तब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थीटा पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड इस वेक्टर और इस वेक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा, आर वेक्टर और आईडीएल के क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा, जो कि खुद एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर से अगर वेक्टर बनाओगे तो क्रॉस प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा, तो यहां पे इसीलिए आईडीएल क्रॉस आर लिया है। इसको और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो डीवी इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर कैफ ही लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा सिंपल आर क्यूब। लेकिन हमने वादा किया था, वादा क्या किया था पहले बताया था आपको, कि कभी भी कुलम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ या बार्ट सेवार्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म हम यूज नहीं करेंगे। हम यूज तो साहब स्केलर फॉर्म ही करेंगे, स्केलर फॉर्म यूज करेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? बुद्धि से, वो बुद्धि सिखाऊंगा अभी। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्केलर फॉर्म की वजह से ये होगा डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट आओ तो क्या लिखोगे? साइन थीटा। तो ये होगा आई डी एल आर साइन थीटा, आर से आर क्यू कटेगा तो नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। ये हो गया बेटा, जहां पे थीटा है आपका आई डी एल एंड आर के बीच में एंगल। अगर थीटा 0 हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0।